सो हे पीपल, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 को स्टडी कर दिया जाए, जो कि हमारा क्लास 11th की केमिस्ट्री की पार्ट 1 जो बुक है उसका पार्ट है। इसे हम पर्सपेक्टिव करेंगे कि नीट के जो भी क्वेश्चन है उसको कवर कर लें और पेरीफेरी में जो भी जेई मेन से क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम थोड़ा बहुत देख लें। ठीक है, तो यार जितना एनालिसिस किया है हमने उससे हमें एक चीज़ पता चल रही है कि आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट आना चाहिए इस चैप्टर के लिए। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो इज़ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे पहले समझते हैं यार इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है और ये कहता क्या है। इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली कहाँ लगता है, पी ब्लॉक में ही लगता है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि जो आपके जो NS वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इनर्ट हो जाते हैं डाउन द ग्रुप जाते हुए, तो पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे 6 पीपल पार्टिसिपेट कर रहे थे, 6 पीपल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसमें से 2 S के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाकी के जो 4 बचे वो P के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक रिएक्शन में ये 6 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। डाउन द ग्रुप जाके ना सिर्फ ये 4 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, यानी कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके ये थे वो नहीं करते एंड आपके सिर्फ 4 से इलेक्ट्रॉन बचते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हुए ना आपकी पार्टिसिपेशन ऑफ द S electron will get hampered, or the hamperedness of that या the not tendency of NS electron, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका बेसिकली रीज़न आता है कि जो हमारे डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, लोअर डाउन द ग्रुप जाते हुए, ठीक है, उनका शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं होता। जब उनका शील्डिंग इफेक्ट नहीं अच्छा होता तो उससे रिपल्शन वो ज़्यादा दे नहीं पाते और जो बॉडी का साइज़ है या जो NS इलेक्ट्रॉन है ना, वो टूवार्ड्स इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अगर वो न्यूक्लियस के पास चले जाते हैं वो NS इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन लिख देते हैं फटाफट, क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट। यार इनर्ट पेयर इफेक्ट का बेसिकली ये मतलब होता है द टेंडेंसी, जस्ट फटाफट आई एम राइटिंग, यू शुड ऑल्सो राइट डाउन, द टेंडेंसी ऑफ NS electron pair to get inert while coming down the group। मतलब ग्रुप में नीचे आते वक्त जैसे ही आपके NS इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट हो जाते हैं, इसका रीज़न आपसे कोई पूछ ले, दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ DNF इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, DNF इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर मेंबर्स, ओके, ऑफ पी ब्लॉक। इतना आप याद रखेंगे। होता क्या होता है, बेसिकली मान लो कि ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में यहाँ पर होंगे N-2 F14 इलेक्ट्रॉन, इधर की तरफ होंगे N-1 D10 इलेक्ट्रॉन्स, इधर की तरफ होंगे NS2 इलेक्ट्रॉन्स और इधर की तरफ होंगे NP1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका शील्डिंग इफेक्ट ना अच्छा है नहीं, तो इसे रिपल्शन नहीं दे पाते और ये बेचारे अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी तरफ। जब ये अट्रैक्ट हो जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, तो ये बाहर वाला जब कोई बंदा आएगा इसे लेने के लिए तो वो जाने से मना कर देंगे। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, 2 नंबर कम होता है, इतना याद रख लेना। 13, अगर हम या बात करें यार ग्रुप नंबर 13 की, तो ग्रुप नंबर 13 इज कॉल्ड द बोरोन फैमिली। तो इट इज़ बैंगन आलू गाजर इन थैली। ठीक है, तो बैंगन आलू गाजर इन थैली। नॉर्मली आपको समझते हो आप कि यहाँ पर +3 होना चाहिए था, है ना, आप क्या समझते हो, +3 +3 +3 +3 +3। मैं बोलूँगा यार ये +3 यहाँ तक ही ठीक रहता है, नीचे जाते हुए ना टेलुरियम का ना +1 ज़्यादा अच्छा होता है। तो +3 की टेंडेंसी ऊपर ज़्यादा अच्छी रहती है और +1 की टेंडेंसी नीचे ज़्यादा अच्छी होती है। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, ऐसी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ग्रुप नंबर 14 के लिए भी, ठीक है, तो विच इज़ केमिस्ट्री सर गिव सम की प्रॉब्लम, उसमें भी +4 +4 +4 जो हम जो समझते हैं वो ऊपर से नीचे जाते हुए डिक्रीज़ करता है, लेकिन +2 वाला ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज़ करता है। बिकॉज
इन द PB योर +2 इज़ मोर गुड देन +4। दिस इज़ द ओनली थिंग। अच्छा, तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि PB स्टेबल किस में रहता है, तो इट इज़ स्टेबल इन +2 एंड अनस्टेबल इन +4। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और याद कर लेना, जैसे मान लो PB अगर आपका +4 में है तो इट इज़ अनस्टेबल। ये जाना किस में चाहता है, ये जाना चाहेगा आपके PB +2 में। ठीक है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ये +4 में तो अनस्टेबल है, तो जाना चाहता है PB +2 में। तो ये अपना नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो खुद क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, यानी कि एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कैसा बिहेव कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मान लो SN से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपसे बोला गया कि जो SN है वो +2 में है यहाँ पर, दैट इज़ अनस्टेबल। यार ये +2 में नहीं रहना चाहता, इट विल गो इन टू दी SN +4। ठीक है, तो ये क्या हुआ, खुद का इसने ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि इट इज़ बिहेविंग लाइक एन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। अच्छा, SN+4 से पूछा जाएगा तो नो, इट इज़ नॉट बिहेविंग एज एन, इट इज़ अ नाइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नोर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, पहले समझ लो सही से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, ये आप देख लेना। अगर वो अब जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी में है तो दैट मीन्स स्टेबल, ना तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर करेगा, ना ही वो रिड्यूसिंग बिहेवियर की तरह शो करेगा। लेकिन अगर वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से कम में है और आना चाहता है ज़्यादा में, तो इट इज़ बिहेविंग एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो ज़्यादा में है और आना चाहता है कम में, तो इट्स बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना आप याद रख लेना, दैट इज़ ओनली थिंग यू शुड नो ऑन अ नीट परस्पेक्टिव। क्लियर, और JEE मेंस के परस्पेक्टिव में आपको इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा यार, एक क्वेश्चन ना काफ़ी पूछा जाता है आपसे कि TLI3 इट्स पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपका यार, आप इसको देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार TL+3 है और ये है I-1 है, तो आप बोलोगे टेलुनियम +1 तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं बोलूँगा हाँ, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे समझो, Ti+1 और I3-1, ये आयोडाइड आयन बन गया है। ठीक है, तो तब ये स्टेबल हो सकता है यार। ठीक है, नाउ इट कैन एग्जिस्ट, मगर ऐसे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्ट। क्लियर है बात, बस इतना याद रख लेना आप। अच्छा, तो I- 1 more questions I can ask to you people, that what talk about, अगर आपसे पूछा जाए CO के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे यार CO में क्या आ रहा है, -2 +2, तो कार्बन +2 है, तो कार्बन तो +2 में नहीं रहना चाहता, इट गो इनटू दी +4। ठीक है, तो अपना आपको ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो बिहेविंग एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन आपसे पूछा जाएगा यार CO2 के बारे में बताओ, तो CO2 ये -4 है, तो ये +4 है, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड, तो दैट मीन्स इट इज स्टेबल, इट्स नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स नोर अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना समझ आ गया हमको, इतना समझेंगे हम कि जो CO होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जो CO2 है इट्स नाइदर एन ऑक्सीडाइजिंग नोर इट इज़ एन रिड्यूसिंग। ओके। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन आई कैन आस्क यू, दैट फ्लोरीन जो होता है ना यार, वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, या किसी को भी जैसे एक पॉइंट आता है, इसको मैं लिख देता हूँ, लेकिन फ्लोरीन वाला यहाँ डाला जाए, बट लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये समझो आप, कि फ्लोरीन कैन स्टेबलाइज। फ्लोरीन एक ऐसा बंदा है जो स्टेबलाइज कर सकता है कंपाउंड्स को उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको कोई भी क्वेश्चन दिखता है जिसमें आपको ऐसा लगे कि वो बंदा अपनी पूरी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है आपके फ्लोरीन के साथ ही। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, फ्लोरीन कैन स्टेबलाइज द कंपाउंड्स इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। रीज़न इसका आप पूछा जाता है, इसका रीज़न ये है बिकॉज फ्लोरीन इज़ हाई ऑक्सीडाइजिव नेचर, या इसकी हाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है फ्लोरीन का, पहला पॉइंट। और दूसरा ये है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यार काफ़ी होती है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाता है BiI5 क्या एक स्टेबल है या नहीं है, मैं बोलूँगा यार BiI5 नहीं होता, लेकिन BiF5 होता है,
ठीक है। बेरिलियम +5 में एग्जिस्ट कर सकता है ओनली बिकॉज ऑफ फ्लोरीन, बाकी इसी के साथ नहीं करता। इसको मैं आपको बिस्मुथ वाला जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर भी समझाऊंगा, लेकिन फॉर नाउ सेकेंड एग्जांपल वी हैव दिस थिंग। इनर्ट पेयर इफेक्ट में यार इतना ही है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। रिमाइंड करके आप देख सकते हो। पी ब्लॉक में अगर आप एनसीईआरटी देखोगे ना यार, तो उसने पहले पेज के अंदर यही इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में उसने चीज़ों को समझाया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, किस चीज़ से। यू कैन रीड द कंप्लीट पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ पर, जो कि हमारा नीट में आता है, ठीक है। इसमें से यार जनरल प्रॉपर्टीज़ में जो तुम्हें क्वेश्चन मिला, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि बोरोन, एक तो आप ये याद कर लेना बेसिकली, बोरोन ऑर्थोबोरिक एसिड उसका फॉर्मूला, बोरैक्स उसका फॉर्मूला, कार्नाइट उसका फॉर्मूला, ठीक है। एंड वन थिंग यू शुड ऑल्सो नो कि जो बोरोन होती हैं वो उसकी आइसोटोप्स होते हैं, एक बोरोन 10 वाला, एक बोरोन 11 वाला। जो बोरोन 10 है उसका पर्टिकुलर होता है 19%, एंड जो बोरोन 11 है उसका होता है लगभग 81%। ये नीट में इस साल ही आया था, जो झग्गर वाला पेपर हुआ था। क्लियर है बात? चलो, नाउ टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन योर ग्रुप 13। ग्रुप 13 अब पढ़ रहे हैं यार। ग्रुप 13 के अंदर जो आपका नॉर्मल हमसे पूछा जाता है दैट इज़ अ बोरोन फैमिली, पहला पॉइंट। अच्छा, अगर ये बोरोन फैमिली है तो ये NS2 NP1 में स्टेबल रहेगा। यानी कि अगर मैं बोरोन से एग्जांपल सुनाऊँ आपको, तो बोरोन क्या होता है यार, 5 होता है, इट्स 1s2 2s2 2p1। तो आप ये देखो S2 एंड P1 में रहेगा। अच्छा, ये जो बोरोन भाई साहब है ना यार, ये रेयर एलिमेंट है, आपको एकदम से नहीं मिलेगा। एक पॉइंट आपको ये अपने दिमाग के अंदर फिट करके रख लेना है कि बोरोन आपको एकदम से नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट, अगर ये मिलता भी है तो ये आपको या तो ऑर्थोबोरिक फॉर्म में मिलेगा, ऑर्थोबोरिक यहाँ साइड में लिखा हुआ भी है, ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्म में मिलता है विच इज़ H3BO3, या आपको ये मिल सकता है बोरैक्स की फॉर्म में। बोरैक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए विच इज़ Na2B4O7.10H2O। दिस थिंग ऑल्सो यू शुड नो। बोरैक्स के बाद आपको ये कार्नाइट में मिल सकता है, एंड कार्नाइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए विच इज़ Na2B4O7.7H2O, ठीक है। तो दिस इज Na2B4O7। अगर 10 लग जाते हैं H2O के मॉलिक्यूल्स तो बोरैक्स बनता है, और अगर 7 लग जाते हैं तो ये हो जाता है कार्नाइट। इसकी 2 आइसोटोप्स हैं, इट हैज़ 2 आइसोटोप्स, यू शुड राइट अलॉन्ग विद मी, ठीक है। इसके 2 आइसोटोप्स हैं। पहला आइसोटोप है इसका B10, दूसरा है B11। B11 ज़्यादा होता है, इट्स 81%, एंड B10 कम है, 19%। ये नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इट्स अ PYQ। तो बाकी इस पूरे पैराग्राफ में से अब कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एज एन PYQ। यू शुड नो ईच एंड एवरी लाइन, ठीक है। बात समझ आ गई? मोर अभी अभी ये है कि ये या तो बोरैक्स का फॉर्मूला पूछ लेगा या तो कार्नाइट का फॉर्मूला पूछ लेगा, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, अगर उसे जनरल क्वेश्चन बनाना है नंबर ऑफ स्टेटमेंट से, ठीक है। अब नाउ वी टॉक अबाउट द एटॉमिक प्रॉपर्टीज, ओके। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर यार साइज़ पे बात करते हैं हम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। आपको लगता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करेगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। इस वाले में एल्यूमिनियम और गैलियम में ऐसा होता नहीं है, स्लाइटली लोअर होता है, ठीक है। तो बोरोन के बाद गैलियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर इंडियम आता है, फिर थेलियम आता है। इसका रीज़न आपसे पूछा जाता है कि क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये चीज़ हुई है, क्योंकि जो पुअर 3D इलेक्ट्रॉन्स आते हैं गैलियम में, उससे शील्डिंग इफेक्ट नहीं आ पाता और क्लोजली हो जाते हैं, तो उनका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, ये याद रख लेंगे। अच्छा, जब साइज़ में दिक्कत आई है तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी दिक्कत आएगी, और आती भी है। तो आपको लगता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करना चाहिए, है ना, आपको लगता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन वो करता नहीं है। स्टिल इसमें और भी चीज़ें आती हैं जो एक्सेप्शन बनाती हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, आपको लग रहा है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, इट शुड डिक्रीजिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन जज्बात बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक तो ट्रांजिशन कॉन्स्ट्रक्शन लगता है, और दूसरा यहाँ पे बात करें तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पूरी बात बदल जाती है यहाँ पे। तो ये हो जाता है B,
TLGAALNIN। अब इसको याद कैसे करेंगे यार, इसको हम याद करेंगे ऐसे, बात गई, ठीक है। बी बोरोन, टी से आपका हो जाएगा बेसिकली थैलियम, जी से गैलियम, एल्यूमिनियम एंड देन यू हैव इंडियम, ठीक है। बात गई में ना ए छोटा बना लेना, कई बार आप इसको एल्यूमिनियम डाल दो, प्लीज़ ये मत करना, ब्लंडर कर दोगे आप, ठीक है। अच्छा, तो देखो झग्गर में सवाल इसका आया था, ये आपका हो चुका है। एंड इसके स्क्रीनशॉट्स आप लेते रहे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई इतना नॉर्मली सवाल बनता नहीं है, एटॉमिक रेडियस से सवाल बना हुआ है नीट 2018 के अंदर, मतलब रिसेंटली बना हुआ है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी में इसी साल पूछा गया था इससे सवाल 2025 में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रेडियस प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो ये रहा, बात गई, ठीक है ना, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस, बात गई, और ये इसी साल पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये पूरा एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है इसलिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी एक्सेप्शन होता है वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नाउ टॉक अबाउट दी योर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर हम इसमें यार इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं तो हम पॉलिंग स्केल बना लेते हैं इसमें, ठीक है। आप क्या बोलते हो, नीचे डाउन द ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, घटती है, आप ऐसे नहीं बोल सकते घटती है, स्लाइटली बढ़ती है। जैसे बैंगन आलू गाजर इन थैली अगर मैं लिखूँ तो 2.0 1.5 घटनी चाहिए थी, 1.4 होनी चाहिए, लेकिन नहीं, 1.6 बढ़ती है, 1.7 1.8 स्लाइटली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ये आपकी टेबल में इट इज़ रिटन, ठीक है। ऑल द थिंग्स आर रिटन इन योर टेबल, यू कैन रेफर दैट, ओके। नाउ टॉक अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी का क्या सिनेरियो है, डेंसिटी में आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो डेंसिटी क्या करती है, डेंसिटी शुड बी इंक्रीजेबल, ठीक है। तो डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। बॉइलिंग पॉइंट में बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है यार, डिक्रीज करता है, क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, ओके। नाउ टॉक अबाउट दी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट में बैंगन आलू गाजर इन थैली ना तो डिक्रीज़ करता ना तो ये इंक्रीज़ करता है, इसका अलग से ही चला जाता है। और इसमें याद रखना गैलियम का मिनिमम होता है, अगर गैलियम का इसमें मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होता है, इसी वजह से यार गैलियम को ना थर्मोमीटर की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो आपका ये दोनों गैलियम से ज़्यादा होते हैं, फिर ये इस तरीके से आता है, यानी कि बोरोन, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम एंड सबसे मिनिमम जो है आपका वो है गैलियम का। तो दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन द टेम्परेचर, यूज टू मेजर टेम्परेचर, यूज टू मेज़र टेम्परेचर को ये मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। आप गैलियम का लो मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हो, इट इज़ अराउंड 303 केल्विन, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ वेरी हाईएस्ट, इट्स अराउंड 2600 केल्विन, ठीक है। तो आप याद कर लो, अगर गैलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि नॉर्मली इट शुड डिक्रीज़, ठीक है, वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। या इतनी चीज़ें पता चल गई आपको। रिएक्टिविटी थोड़ी बहुत हम और पढ़ लेते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उससे भी क्वेश्चंस नीट में आ रखे हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको यार साइज पता चल गया होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल गई होगी, ठीक है, आयनेशन एनर्जी पता चल गई होगी, डेंसिटी का क्या ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट वाला याद रखना है। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन यूजिंग द टेम्परेचर और मेजरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट योर केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में आप समझो क्या आता है, पहली हम समझते हैं इट इज़ रिएक्टिविटी विद द एयर। एयर के साथ जो रिएक्टिविटी करेंगे, एयर में ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। इतना याद रखना, अगर हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में बी को लेते हो आप, बोरोन को, ठीक है, तो वो तो रिएक्टिव ही नहीं होता, इट्स अ नॉन रिएक्टिव थिंग। लेकिन अब अगर आप क्रिस्टलाइन लेते हो एल्यूमिनियम को, तो उसमें ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑक्साइड की, जो उसे वेरी लेस रिएक्टिव बना देती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ
बी और एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हमारे पास तो होता है Al2O3 या B2O3, ये सब तो होता है हमारे पास। मैं बोल रहा हूँ अमॉर्फस करता है। तो ये याद रखना है आपको कि अमॉर्फस बी एंड Al कैन रिएक्ट, लेकिन क्रिस्टलाइन रिएक्ट नहीं करता। ठीक है। अच्छा, तो क्या बनाता क्या, जैसे कोई भी एलिमेंट है वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Al2O3 इस तरीके से, या कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ है तो क्या बनाएगा, Bn बनाएगा, क्योंकि दोनों का 3-3 होता है। ठीक है, प्लस माइनस ये याद रखेंगे। अच्छा, ऑक्साइड से जहाँ से सवाल आता है वो बताता हूँ, और ये आ रखा है बैंगन आलू गाजर इन थैली। याद रखना, एल्यूमिनियम और गैलियम जो वाला जो है दैट इज़ बोथ आर एम्फोटेरिक, नीचे के दोनों आर बेसिक, ऊपर का सबसे ऊपर वाला दैट इज़ एसिडिक। इसे हम बोरिक एसिड भी बोलते हैं, तो वैसे भी याद रहेगा तुम्हें कि इसको हम एसिड बोलते हैं। बाकी नीचे वाले क्या हो जाएंगे, बेसिक, और जो बीच में है दैट इज़ एम्फोटेरिक। ये सवाल पूछा गया है, ये देखो जग्गर वाले पेपर में इसका खास तौर से जिक्र था। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन। रिएक्टिविटी विद हैलोजन, हैलोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं यार। कोई भी एलिमेंट है E, उसको हमने X2 के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना देगा वो, EX3। क्या बना देगा वो, EX3। EX3 क्या होता है यार, इट्स अ ट्राईहैलाइड्स। क्या है ये, ट्राईहैलाइड्स हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप ट्राईहैलाइड्स बना भी देते हो उसमें समझिए कि ये E है, यहाँ पे X जुड़ गया, एक इधर है X जुड़ गया, एक X इधर जुड़ गया, मैं तब भी काउंट करूँ तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दैट इज़ अगेन एन इनकम्प्लीट ऑर्बिट। ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट ऑर्बिट बनाता है, दैट मीन्स इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा होता है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक्ट एज आ लुईस एसिड। तो कैसा बिहेव करेगा ये, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है। दैट इज़ वाई BlCl3 एक्ट एज लुईस एसिड। BlCl3 किसकी तरह एक्ट करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ओके, यू शुड नो दिस थिंग। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज इन दिस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन, इट इज़ राइट। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद द हैलोजन टू फॉर्म द ट्राईहैलाइड एक्सेप्ट EH, ये वो लिखा ना। TlI3 आप नहीं बना सकते बिकॉज TlI3 में Tl+3 और I-1 × 3 बनना चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। लेकिन बन सकता है TlI3 व्हेन यू टेक व्हाट, आयोडाइन, विच इज़ I3- अगर आप लेते हो तो ये बना लोगे टेलुमियम +1 में। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे नोट डाउन करना है हमें, विच इज़ योर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेसिस। ठीक है। तो ये याद रखना यार, बोरोन ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ना ही वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। इट डू नॉट गिव एनी टाइप ऑफ रिएक्शंस। लेकिन एल्यूमिनियम विच इज़ योर एम्फोटेरिक कैन रिएक्ट विद एसिड एंड कैन रिएक्ट विद बेस एज वेल। ठीक है, वो रिएक्शन शो करेगा। ठीक है। अगर, और यहाँ पे वो रिएक्शन शो करता है, और रिएक्शन शो करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। नाउ वी गिव एन एग्जाम्पल, लाइक एल्यूमिनियम है और वो HCl है, तो क्या बनाएगा ये। ठीक है। ये एल्यूमिनियम Cl के साथ जुड़ जाएगा टू फॉर्म AlCl3, और ये हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, दैट मीन्स H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है। एक चीज़ और याद रख लेना कि एल्यूमिनियम अगर कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये पैसिवेशन रिएक्शन देता है। क्या रिएक्शन देता है, पैसिवेशन। पैसिवेशन में वही रिएक्शन होती है जो मैंने ऊपर बताया ना, ऑक्साइड लेयर की वजह से रिएक्शन स्लो हो जाती है, रिएक्शन देता नहीं, इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयरिंग। ठीक है। और कंसनट्रेटेड HNO3 का कौन प्रोटेक्टिव लेयरिंग या पैसिवेशन रिएक्शन देता है, दैट इज़ यू कैन लर्न बाय अ ट्रिक, बेकार आलू फेंका करो। ठीक है। दीज 4 एलिमेंट्स यू शुड नो, BeAlFeCa ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने एसिड के साथ रिएक्शन बताई एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की हम बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। एल्यूमिनियम का NaOH के साथ जैसे हम रिएक्शन करेंगे, ये क्या बना लेगा, दैट विल फॉर्म NaAlOH4। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी।
जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, अच्छा ये बना कैसे आप ये भी देखोगे। इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो एल्यूमिनियम है और NaOH है। NaOH अकेला तो नहीं होगा, इसमें पानी भी होगा ना, दिस थिंग पानी भी होगा इसमें, ओके फाइन। तो ये एल्यूमिनियम है, वो यहाँ पे क्या करेगा, दिस OH के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ करेगा, OH के साथ, तो ये OH3 बना लेगा। नाउ दिस हाइड्रोजन विल लेफ्ट आउट, तो हाइड्रोजन तो लेफ्ट आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे ये सोडियम भी बचा और OH भी बचा। क्या कहेगा, OH मैं कैसे रह गया, तो ये बोलेगा चलो एक और आ जाओ, तो OH कितना आएगा, 4 बन जाएगा और माइनस लग जाएगा, और सोडियम तो फिर अट्रैक्ट कर लेगा ना इसको, तो दिस फॉर्म समथिंग लाइक दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, इसको ना ड्रेनेज पाइप की ब्लॉकेज के लिए भी हम यूज़ करते हैं कई बार। ठीक है, दिस इज़ कम्प्लीटली योर ग्रुप नंबर 13। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 पे हम जल्दी से आ जाते हैं। ग्रुप नंबर 14 से जाने से पहले यार एक होता है ना लुईस एसिड या लुईस बेस वाला कैरेक्टर होता है, बैक बॉन्डिंग जो होती है ना ट्राइहैलाइड्स में, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुईस एसिड का नेचर बताओ। क्या बताओ, लुईस एसिड का नेचर बताओ। BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3, इन सब में लुईस एसिड का आपको बताना है नेचर। तो आप बोलोगे, मैं आपको ये बताता हूँ, देखो जिसके पास डोनेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ना यार, ऐसे याद रखना, जिसके पास डोनेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसके पास एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग कम रहता है। ठीक है, और जिसके पास बैक बॉन्डिंग कम रहती है उसके पास लुईस एसिड करेक्टर ज़्यादा होता है। यानी कि जो डोनेट ज़्यादा करेगा वो बैक बॉन्डिंग कम करेगा। बैक बॉन्डिंग तो अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है ना, और डोनेशन किसी दूसरे मॉलिक्यूल को देना। तो अगर कोई किसी दूसरे मॉलिक्यूल को दे पा रहा है तो अपने अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, और अपने अंदर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा तो लुईस एसिड अच्छा होगा। तो जो हमारा BF3 है ना, वो दोनों छोटे छोटे एलिमेंट है, ऐसे याद कर लो, दोनों छोटे छोटे, दोनों सेम पीरियड में आते हैं, तो आपस में अच्छा सा कर लेंगे, तो इनकी बैक बॉन्डिंग काफ़ी सुंदर होती है। और इन दोनों की बैक बॉन्डिंग बहुत बेकार होती है BI3 की। तो ये सबसे अच्छा होता है लुईस एसिड। इसे आप इस तरीके से याद कर लेंगे, समझ गए हो। ठीक है, इसे मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, क्लियर है। नाउ वी कम इन टू द ग्रुप नंबर 14। ठीक है, आई होप ज़्यादा लंबा ना हो गया हो, ठीक है ना, थोड़ा सा यार बेयर करें। छोटा सा ये ग्रुप नंबर 14 में कुछ है नहीं, इतना एक्सेप्शंस नहीं है। अच्छा एक पॉइंट है NCERT में यार, या ए लिखा हुआ है, बट इन द अनॉमलस ट्रेंड दैट इज़ कि जो तुम्हारा Al H2O6+3 है ना, इसके अंदर जो तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन होती थी वो ये होती थी sp3d2। ठीक है, तो जिसके पास D2 नहीं होगा ना, वो एक मॉलिक्यूल बना ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल बोरोन, बोरोन के पास d ऑर्बिटल होता नहीं है, तो इसलिए वो मॉलिक्यूल नहीं बना पाता, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नाउ वी कम इन टू योर दैट व्हाट इज़ दिस पर्टिकुलर carbon family. Okay, in the carbon family you should know you have carbon, you have silicon। ठीक है, तो इसमें हम अगर हम साइज़ की बात करते हैं, एटॉमिक साइज़ की बात करेंगे यार, तो नॉर्मली इंक्रीज़ करता है। तो केमिस्ट्री सर गिव संग की प्रॉब्लम, इतना हम इसे याद कर लेंगे। आयनेशन एनर्जी में बात करते हैं तो इट इज़ शुड डिक्रीज, केमिस्ट्री सर गिव संग की प्रॉब्लम। बस थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें होता है, यानी कि PV पहले आ जाएगा और SN बाद में आ जाएगा बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद कर लेना, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। दूसरा आयनेशन एनर्जी की बात करें यार, तो कार्बन का 2.5 है, फिर डिक्रीज़ ही करता है और लास्ट में इंक्रीज़ कर जाएगा। 1.8 जर्मेनियम, 1.8 SN 1.8 एंड PB का 1.9 होता है। नाउ जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर यू शुड नो अबाउट द डेंसिटी पार्ट। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SnO/Pb की ना इंक्रीज़ ही करती है। ठीक है, केमिस्ट्री सर गिव संग की प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज़ और याद करना, अगर हम ये कार्बन सिर्फ ग्रेफाइट के हम कॉन्टैक्ट्स में बोल रहे हैं, अगर ये कार्बन डायमंड होने लग जाए तो डायमंड की ज़्यादा होती है सिलिकॉन से, ये भी याद रख लेना। अगर डायमंड पूछा तो डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सिलिकॉन। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था उधर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन से जैसे हम PB की तरफ जाएंगे तो इट शुड डिक्रीज़।
ठीक है, वहाँ पे गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम था। ओके, नाउ वी कम इनटू द केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में यार कोई भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, या तो वो एमओ बनाएगा या तो बनाएगा MO2, लाइक CO, SiO, PbO, दिस GeO, SNO, ठीक है, या तो ये बनाएगा CO2, SiO2, PbO2, GeO2 एंड SNO2, ठीक है, जिसमें से दिस CO इज़ अ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल रहता है। बाकी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सेलेनियम एंड जर्मेनियम, दिस आर एसिडिक। और जो आपकी ये दो हैं, PB वाली और SN वाली, ठीक है, PB वाली और SN वाली, ये दोनों एम्फोटेरिक होती हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। बाकी PB वाली और SN वाली है आपकी एम्फोटेरिक, SI, GE और C वाली है एसिडिक। कोई इसमें बेसिक नहीं है, बेसिक इसमें नहीं होती, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। क्लियर है बात? नाउ हम एंड की तरफ जा रहे हैं यार, आई डोंट वांट यू टू एक्सेट, तो इसलिए फास्ट फास्ट कर रहा हूँ मैं। नाउ टॉक अबाउट द रिएक्शन विद द वाटर, वाटर के साथ कैसा रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा, याद रखना वाटर के साथ कोई रिएक्शन होता नहीं है, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन PB के साथ हमें लगता है कि रिएक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं हो पाता कि ये पैसिवेशन रिएक्शन देता है। ऊपर मैंने बताया था, रिवाइंड करके देख सकते हो अगर नहीं याद हो। SN कर लेता है लेकिन नॉर्मल पानी के साथ नहीं, हीट अप स्टीम के साथ कर लेता है, और जब ये स्टीम के साथ करेगा तो ये SNO2 + H2 गैस बना लेगा। दैट इज़ द ओनली थिंग। नाउ टॉक अबाउट द हेलोजेंस के साथ इसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है। हेलोजेंस में अगर हम बोलें E के साथ X2 हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, EX2 + EX4, ठीक है। EX2 हो जाएगा यार डाइहेलाइड्स, इसे साथ साथ लिखते रहें आप, और EX4 के साथ हो जाएगा ये टेट्राहेलाइड्स। क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेलाइड्स हो जाएगा। नाउ आपको ये पता है अगर ये EX2 बना है तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, और ये EX4 बना है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। तो ये वाला डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो इंक्रीज करता है बनना, और अगर हम ये डिक्रीज़ करता है बनना अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये बात याद रख लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना आप, EX4 ज़्यादा कोवलेंट होता है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है वो ज़्यादा कॉम, मोर पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है मोर कोवलेंट कैरेक्टर, उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फाइन नेचर, उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो यानी कि जितने भी EX4 होते हैं वो सारे के सारे कोवलेंट होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, बल्कि 2 एक्सेप्शन हैं जो कोवलेंट नहीं होते, जो आयनिक होते हैं। आयनिक जो होते हैं वो है PbF4, ठीक है, और SnF4। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, ये आयनिक क्यों होते हैं, दीज 2 पीपल आर आयनिक, बिकॉज ये फजान का उल्टा शो करते हैं। इसमें अनायन जो होता है ना आपका वो छोटा है, एंड जो कैटायन है वो बड़ा है। तो जो इसमें अनायन है वो छोटा है और कैटायन है जो बड़ा है, ठीक है। तो फजान रूल क्या था, मोर दी साइज ऑफ कैटायन, लार्जर दी साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर दी साइज ऑफ अनायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर साइज ऑफ एनायन, मोर दी कोवलेंट कैरेक्टर। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लार्जर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ एनायन, ठीक है, लेस द कोवलेंट कैरेक्टर, मोर द आयनिक कैरेक्टर। तो ये फजान का उल्टा है, ये भी आप याद रख लेंगे। फजान रूल भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो दैट इज़ इट, ठीक है। इसमें सब देखो, एनर्जी एनर्जी वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना अभी, दिस पर्टिकुलर कि SN का जो होता है वो सबसे कम होता है, टिन का, यही नीट JEE में पूछा इस साल 2025 के अंदर। क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट भी मैंने अभी बताया आपको। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट मैंने स्किप कर दिया। नाउ वी टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में तुम एक चीज़ याद रख लेना यार, कि जो ये होता है आपका, दैट इज़ टिन, टिन का लोवेस्ट होता है, ठीक है, टिन का लोवेस्ट होता है, ये यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है। वैसे तो डिक्रीज़ कर ही रहा है ओवरऑल, ठीक है, लेकिन टिन का ज़्यादा ही कम हो रहा है और लेड का थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये वाला पॉइंट याद रखना है टेबल से, ओके। अदर थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू आर कम्प्लीटली डन। जैसे इसमें बोला है कि
SiF6 तो बन जाता है लेकिन SiCl6 नहीं बनता। इसका हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यार हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ना फ्लोरीन कंपाउंड्स बना लेता है लेकिन क्लोरीन नहीं बना पाता। ठीक है, बाकी यार स्ट्रक्चर्स ना सिलेबस में है नहीं। दैट इज इट इन पी ब्लॉक ऑफ द 11th क्लास। तो हमारा कार्बन फैमिली एंड द बोरॉन फैमिली डन हो चुका है। इन द प्रीसीडिंग वीडियो एंड द प्रोसीडिंग्स वीडियो वी विल talk about the class 12th P block, which we have the halogens, the other things, okay, and the inert pair. Thank you so much. I hope you understand. NCERT पढ़ लेना, ज़्यादा छोटी ही है NCERT, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके अंदर यार बेसिकली रटने वाले ट्रेंड्स ही हैं, जो जो एक्सेप्शंस बताएं उसको रट लेना, उसको कॉपी पे बना लेना, ठीक है।